गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेकपुर। तो आज हमें स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं एसएफडी एंड बीएमडी के, उसके बाद में करते हैं, ठीक है। रानी कुशवाहा, यहाँ टीचर्स क्यों बदलते हैं? अरे सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ोगे बेटा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ना आप लोगों के लिए, इस वजह से टीचर्स चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग निपटा देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एसएफडी बीएमडी हम लोग पढ़ रहे थे और थोड़ा सा ओवरहैंग का भी आपको आइडिया मुझे देना था, है ना। तो क्वेश्चन लगा देते हैं, इतने आप लोग आ जाएं सब जल्दी से। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कल कर लिया था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कल कर लिया था, ये भी हमने बता दिया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया था। कहाँ गए भाई नए क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन भी हो गया था, समझ में आ गया था आपको। ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए। निरंजन कह रहे हैं सर ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जेपीएससी मेन में काम आएगा क्या? अरे ऑब्वियस सी बात है यार, सिलेबस में है तो सब काम आएगा ही, है ना। सिलेबस में है तो बच्चे काम आएगा ही नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का डालिए, जल्दी से क्वेश्चन का डालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ये एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल है। अब इसमें क्या है कि एक सिंगल सपोर्ट पर है, क्या है यहाँ पर एक सिंगल सपोर्ट आपके पास है। इधर जो यूडीएल है वो W पर यूनिट का है और इधर जो यूडीएल है वो 2W पर यूनिट का है। ये जो लेंथ है X है और ये लेंथ Y है। और आपको क्या करा है कि X और Y में आपसे रिलेशन पूछा है, ठीक है। जल्दी से ट्राई करके बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए बच्चे बेसिक तो यही रहेगा ना, मेन कॉन्सेप्ट्स तो यही है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपने क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बेसिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। जल्दी से कीजिए भाई, इस प्रॉब्लम का आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चे, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, तीन इक्वेशन होती हैं। एक क्या सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक क्या सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या है, सपोर्ट पर है तो जितना लोड नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर। तो रिएक्शन तो आपके पास यहाँ पर ये रिएक्शन कितनी आ जाएगी आपके लिए, ये रिएक्शन आ जाएगी डब्ल्यू एक्स प्लस 2WY, डब्ल्यू एक्स प्लस 2WY, ये तो रिएक्शन आ जाएगी, सही है। बट इस रिएक्शन से होगा क्या, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल ही रहे तो जितना मोमेंट इधर से लग रहा है उतना ही मोमेंट क्या लगे, इधर से लगे। वो पार्क में झूला होता है ना सीसॉ वाला, वो बच्चे ऊपर नीचे इस तरह से होते रहते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल रखना हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आने लगे हैं। हाँ जी, एसएससी जेई के लिए भी पढ़ाते हैं हम, सब पढ़ाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा ना बदल जाएगी, सिविल तो वही रहेगी। तो क्या कर देंगे बच्चे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर देंगे। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, ये लोड है डब्ल्यू एक्स ये लोड है WX और कहां लगेगा, x/2 पर, और उधर लोड कितना है 2WY पर, और कहां लगेगा y/2 पर लगेगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि W से W कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है बच्चे। तो यहां से क्या बचेगा x² और उधर से क्या मिलेगा 2y²।
इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2y। सही यही आ रहा है आपका आंसर, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आशुतोष बेटा बी कैसे आ रहा है? राहुल मंजोका जी बेटा कोशिश करेंगे, ठीक है, हालांकि जितना टाइम लगना है वो तो सब्जेक्ट लगेगा। ये बी आंसर क्यों दे रहे हैं, x बराबर 2y? हाँ भाई आंसर बी क्यों आ रहा है, डी आना चाहिए ना, मैंने कुछ गलती नहीं की भाई। देखो 1 मीटर पर W लग रहा है तो x पर कितना लगेगा, WX, तो इधर से लोड लगेगा WX और कहाँ लगेगा, x/2 पर। यहां जो लोड लगेगा टोटल वो क्या लगेगा, 2W इंटू वाई, और कहाँ लगेगा, y/2 पर। तो सही तो कर रहे हैं, WX इंटू x/2 बराबर 2WY इंटू y/2। ये 2 से 2 कैंसिल, W से W कैंसिल, तो x² बराबर 2y²। तो x बराबर √2y। कुछ और तो नहीं पूछा है ना, ठीक है ना बच्चे? आप लोग सब आंसर बी क्यों कर रहे हो? अरे प्रशांत भाई क्या हाल है? सोनकर जी पहचान लिया, प्रशांत जी पहचान लिया। चलो देवलू कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, शादी की तैयारियां करो, एग्जाम की बाद में कर लेना। चलिए ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये गलत आंसर निकाल रहे हैं। हाँ प्रशांत भाई समझ गए यार, JN सिंह सर सब मुझे याद है ना। चलिए तो बच्चे ये आंसर आपको गलत होना नहीं चाहिए था, पता नहीं आप कैसे गलत कर रहे हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट आप लोग। थैंक यू प्रवीण जी। सर आपने W नहीं लिया y की तरफ से, y की तरफ से क्या W नहीं लिया बच्चे, पॉइंट लोड थोड़ी ना है, केवल 2W पर यूनिट है ना, तो ले तो लिया है 2W पर यूनिट। अच्छा आप ये ओके, आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, जिन्होंने सॉल्व किया मैं समझ गया, वो कह रहे हैं कि ये वाला 2W अलग ले लिया और ये वाला W अलग ले लिया, मतलब आपने राइट साइड में टोटल लोड 3W ले लिया क्या? ऐसा थोड़ी ना है बेटा, ये टोटल ही देखो, W ये था और उसके ऊपर W ये, तो टोटल जो है उधर से 2W यूनिट है, टोटल जो है वो 2W है, और इधर क्या है W पर यूनिट का है, तो इधर लोड जो होगा वो WX का होगा, उधर जो होगा वो 2W इंटू Y का होगा, इधर से लगेगा x/2 पर, उधर से लगेगा y/2 पर, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको, और ऑप्शन में भी है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L इज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज। तो भैया आपने करना, ये आपको SFD बनाया हुआ है एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, सही है। तो ये भी एक बहुत स्पेशल केस रहता है, प्योर बेंडिंग का एग्जांपल के लिए इसको बहुत बार देखा जाता है। क्या होता है इसमें, यहां पर ये P लोड रहता है और यहां भी P लोड रहता है, ये डिस्टेंस भी A होती है और ये डिस्टेंस भी A होती है, ठीक है। तो इसका SFD ऐसा ही बनता है, और जो BMD बनता है बच्चे वो ऐसा बनता है, और ये होता है P इंटू ए। तो आंसर अगर हमने पहले से कर रखा है तो सीधे सीधे आ जाएगा, बट मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने क्योंकि इसे पहले से नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक से कैसे करेंगे। तो आंसर जो है स्टूडेंट दे रहे हैं C। चलिए बच्चे मजे ले रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ है कोई बात नहीं। तो बेटा देखो हमने आपको ये बता रखा है कि dm/dx इज इक्वल्स टू जो है वो शियर फोर्स के बराबर होता है, तो dm जो हो जाएगा वो vdx के इज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेट करता हूं तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास एरिया ऑफ SFD। तो बच्चे आपको बताया हुआ है। अब देखो क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैं m2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, एरिया। तो बेटा ये एरिया कितना है, W इंटू L1। अब देखो क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये सपोर्ट है, तो यहां तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0। यहां मोमेंट बढ़कर कितने के बराबर हो जाएगा, इस पूरे एरिया के, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, WL1। अब यहां तक देखो जब SFD है ही नहीं तो SFD का एरिया 0, मतलब यहां से यहां तक आपका बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट।
इसके बाद बच्चे क्या है, ये एरिया निगेटिव है, निगेटिव एरिया की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और प्लस का WL1 माइनस का WL1 यहां पर जाकर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो आपको WL1 के इक्वल मिलेगा। तो बाकी सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बस एक कृष्णपाल जी आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी इस केस को मैं फटाफट जरा बता भी देता हूं। एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पर P लोड लगा हुआ है और इधर भी क्या है आपके पास, ये P लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी A ले लेते हैं और ये डिस्टेंस भी A ले लेते हैं। तो देखो क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है बच्चे, तो यहां पर जो रिएक्शन आएगी, यहां जो रिएक्शन आएगी वो भी P आएगी, और ये जो रिएक्शन भी है वो P के बराबर हो जाएगी। तो इसका बच्चे जो SFD बनेगा शॉर्टकट से, तो ये P आप ऊपर चले जाइए, यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा, फिर P नीचे आ जाइए, यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है तो यहां पहुंचिए, फिर P नीचे आ जाइए, फिर ऐसे पहुंच जाइए, फिर P ऊपर जाइए। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज P, दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज A, दिस वैल्यू इज P, दिस इज A, दिस इज B। तो ये जो बन जाता है इसका क्या हो जाता है, ये आपका SFD हो जाता है। और इसका जो BMD बनेगा बच्चे वो ऐसा बनता है, यहां से वैल्यू यहां, अब यहां शियर फोर्स 0 है तो BMD कांस्टेंट रहेगा और फिर घटकर 0, ये पॉजिटिव। तो ये जो यहां पर बेंडिंग मोमेंट रहता है वो आपका P इंटू ये होता है, ये आपका BMD है। सही है। तो यहां पर क्या होता है, इतने केस में यहां से लेकर यहां तक बीम जो है वो प्योर बेंडिंग में होती है, क्योंकि यहां पर शियर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है द रिएक्शन एट बी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। द रिएक्शन एट बी ड्यू टू लोड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, बी पर यहां पर रिएक्शन बनानी है, ये देखो दिस इज इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट भी मैंने कल आपको बता दिया था। जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, बिकॉज डेली क्लास शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और डेली क्लास रात में 10 बजे होती ही है। जिन्होंने अभी तक लेक्चर लाइक नहीं किया लाइक भी कर देना। ठीक है, तब तक बाकी लोग सभी जो है वो क्वेश्चन ट्राई करें। कैसे करेंगे इसको, आपसे क्या है, बी पर रिएक्शन पूछा है, यहां ये जो रिएक्शन आएगी यहां पर RB, ये रिएक्शन पूछिए कैसे करेंगे। 2W, चलिए देखते हैं। 2W किसका आंसर आया है, हर्ष का, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो बच्चे यहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहां पर दिस इज इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज की खासियत क्या होती है बच्चे, अगर मैं इस सपोर्ट को हटा दूं, इस सपोर्ट को यहां से हटा दूं, तो ये तो इतना स्टेबल रहेगा, इस हिंज के अबाउट ये जो पोर्शन है ये लटक जाएगा, रोटेट कर जाएगा। जैसे हमारा हाथ है ना, ये हाथ ऐसे सीधा भी है, और कोहनी के अबाउट ये क्या है, ये इस वाले पोर्शन को सीधा रखते हुए इतना हिस्सा रोटेट कर सकता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल हिंज। तो यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए, यहां के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, यहां पर जो रिएक्शन आएगी RE, इस W की वजह से यहां पर आएगा आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस RE की वजह से आपके पास मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम क्या करेंगे, हिंज के जो राइट साइड का पोर्शन है CE, उसका इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जो क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा वो आएगा W × 4 इज इक्वल्स टू RE का जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा बच्चे वो आएगा RE × 5, बिकॉज डिस्टेंस 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो यहां से हमारे पास जो RE रिएक्शन आ जाएगी वो आएगी 4W/5। तो अब ये रिएक्शन आपके पास आ गई RE इज इक्वल्स टू 4W/5, ये आ गया। सही है, मैं फिर बता रहा हूं, इस W की वजह से ये इस हिंज के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा,
इस रिएक्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो इस हिंज के अबाउट राइट साइड का मोमेंट जो है वो जीरो रहना चाहिए। वो जीरो करके मैंने, यानी कि जीरो करने का मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज, आर ई आ गया। अब क्या होगा बच्चे, अब हम क्या करते हैं, अब इस पूरी बीम का इक्विलिब्रियम लेते हैं और ए पॉइंट के अबाउट, अब देखो अगर ये सपोर्ट और ये सपोर्ट हट जाएं, ये सपोर्ट भी हटा दो और ये भी हटा दो, तो डब्ल्यू लोड की वजह से पूरी की पूरी बीम इस ए पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट कर जाएगी। पूरी बीम इस तरह से रोटेट कर जाएगी, बट रोटेट कर तो नहीं रहा ना, इक्विलिब्रियम में। तो इस पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट जीरो रहना चाहिए। तो इसके अबाउट मोमेंट अबाउट ए जीरो करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, डब्ल्यू की वजह से आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट। तो डब्ल्यू इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 और 2 8 और 3 11 11। इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कितना है वो 4w/5 इंटू यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10। नहीं गड़बड़ कर दी क्या, कितना हो गया, 3 और 2 5, तो ये वाली डिस्टेंस गड़बड़ हो गई, 11 थोड़ी ना आएगा ये, कितना नहीं सही, तो 4 और 2 6 और 3 9 होगा यार, ये 9 होगा, ठीक है, 3 और 2 5 4 9 और वो हो जाएगा 10। और बेटा इस आरबी की वजह से भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा आपके पास, आर बी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 3 और इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपकी रिएक्शन आ जाएगी। हाँ जी 9 था अभी क्लियर हो गया बच्चे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर देखिएगा, यहां से इस 5 से इसको 10 को काटेंगे 2 2 चौक 8 8w आएगा और ये 9w में से 8w गया तो w बचेगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह पर देखो, इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये 9w और ये 8w, तो इसको हटाकर मैं यहां पर w लिख देता हूं और ये इक्वल टू हो गया rb इंटू 3, ठीक है। तो यहां पर जो rb आ जाएगा वो आ जाएगा w/3, rb जो आ जाएगा वो हो जाएगा w/3। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए दैट इज योर आंसर। यार ये सी क्यों आ रहा था बच्चों का 2w, आंसर तो ए आ रहा है w/3। हाँ तो लोड तो हमने लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही तो निकाला है बच्चे, और क्या निकाला है, सही है। सी नहीं आएगा, ए आ रहा होगा। क्या करेंगे देखो फिर समझ लो, हमने इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो किया तो w इंटू 4 बराबर r e इंटू 5। तुम लोग पता नहीं यार इतने सारे स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हो कि मुझे भी कंफ्यूजन हो जा रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो बेटे पहले देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना। प्रैक्टिकली मैं ये समझा रहा हूं कि सपोज करो ये सपोर्ट नहीं होती, ई वाली सपोर्ट नहीं होती, तो यहां पर ये क्या है, हिंज है। हिंज मतलब कब्जा है एक तरीके से। तो इस पॉइंट के अबाउट इतना पोर्शन रोटेट करके गिर जाता, इसके गिरने की ठीक है। तो इसको रोके रखने का काम कौन करेगा, यहां पर जो ये रिएक्शन है ई पर वो इसको रोकेगी। तो पहले सी के अबाउट मोमेंट जीरो किया तो डब्ल्यू की वजह से w इंटू 4 और आर ई की वजह से एंटी क्लॉक वाइज जाएगा 4 1 और 1 5, आर ई इंटू 5, यहां से आर ई आ गया 4w/5। जब आर ई आ गया, अब मेरे पास यहाँ पर 3 अननोन है, एक तो आर बी अननोन था, एक ये आर ई अननोन था और एक ये अननोन था, यहां पर आर ए। अब जब मैं ए पॉइंट, अब देखो अब बी और ई सपोर्ट को अगर मैं हटा दूंगा तो डब्ल्यू लोड की वजह से पूरी की पूरी बीम जो है वो रोटेट कर जाएगी, बट रोटेट कर तो नहीं रही ना, ये तो इक्विलिब्रियम में। तो ए पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। नेट मोमेंट कैसे जीरो करेंगे, डब्ल्यू का मोमेंट कितना लगेगा बच्चे, डब्ल्यू इंटू यहां से दूरी 3 और 2 5 और 4 9, तो गुणा 9, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, माइनस इस आर ई की वजह से कितना लगेगा, तो 4w/5 फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, ये 10 हो गया। और ये भी क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का क्या आर बी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3, और इसको मैंने क्या कर दिया 0 के बराबर। अब यार इसे सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10 2 चौक 8 8w, 9w में से 8w क्या w बराबर rb गुणा 3, तो rb कितना आ गया w/3।
क्लियर है सभी को? अभी कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट हो? बाकी सॉल्यूशन अपनी जगह है इसका। यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो ये इंटरनल हिंज है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये हिंज नहीं होती तो ये एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम थी, बट इस हिंज की वजह से स्टैटिकली डिटर्मिनेट बन गया। अब आप चाहेंगे तो ए पर भी रिएक्शन निकाल सकते हैं। ए पर रिएक्शन के लिए लगा देंगे आप आर ए प्लस आर बी प्लस आर ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। आर बी मालूम चल गया, आर ई मालूम चल गया, और आर ए यहां से सॉल्व हो जाएगा अगर पूछा होता तो। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, जो हुक्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ऑर्डर मानना पड़ेगा आप लोगों का। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ना। थैंक यू प्रशांत भाई यार। मन को बहुत खुशी हो रही है, पता है, बता नहीं सकता हैप्पीनेस। इसके थ्रू से दोबारा जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रशांत जी जो है, प्रशांत सोनकर जी, हमारे साथ रेलवे में ट्रेनिंग में थे, तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। चलिए, तो इन द गिवन फिगर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम कॉज्ड बाय यूडीएल इज एम। कह रहा है इस यूडीएल की वजह से यहाँ पर जो मोमेंट है वो एम है। तो कह रहा था बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन एल बाई 5 फ्रॉम द फ्री एंड इज। तो कल भी याद है आपको, इस तरह इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन कल भी था। तो यहां पर जो मोमेंट होगा अगर मैं उसको m1 मान लूं तो कह रहा है m1 अपॉन m इंटू 100, ये वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई। नंद किशोर, लग रहा है कि आप अभिनंदन सर के स्टूडेंट हो। चालान काट रहे हो, चलो ठीक है बच्चे, चलिए करते हैं इसको। तो देखो यार, ये अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो आपको मालूम है जो एम होगा बेटा, एम जो होगा वो तो कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 होता है, राइट। तो मैं इसको कर देता हूं फटाफट, यहाँ पे आप लोग मैच कीजिएगा। तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा बच्चे, अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। और देखो यूडीएल की वजह से कहीं पर भी जो मोमेंट होता है ना बच्चे, वो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहां जो मोमेंट होगा ऊपर वो आएगा W इंटू एल अपॉन 5 का होल स्क्वायर और अपॉन 2। अपॉन में क्या आएगा 2, बिकॉज W एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना बच्चे। तो W अपॉन 2 और x की जगह पर क्या हो जाएगा L/। अब ध्यान देना, इस W और 2 से ये W और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है। तो यहां पर क्या बचा आपके पास, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 1/25 और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये 4% आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 4%। क्लियर है? ऑप्शन ए आप सभी का आ रहा है, वेरी गुड। प्रभात नारायण जी, हम पीवे में थे यार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे, परमानेंट वे में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है मैच लिस्ट 1 बीम विद लोडिंग विद लिस्ट सेकंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। कोड हम बाद में देखेंगे क्या दिया हुआ है, हमें ये 3 बी, ठीक है 4 दिए हुए हैं एक्चुअली, है ना। हमें क्या दिया हुआ है, 4 डायग्राम दिया हुआ है। तो 4 डायग्राम दिए हुए हैं, ये A, B, C एंड D। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड में लोडिंग है और राइट साइड में क्या है आपके पास, ये इनके BMD है। यही पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में कर लेंगे। जल्दी से कीजिए रहा इसको। दीपक कुमार, कंपटीशन से मत घबराओ बच्चे, वैकेंसीज भी तो ज्यादा हैं, है ना। अपनी तैयारी पर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, देखा जाएगा। कभी कभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बोलते हैं यार हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, तो अपनी सीट का ध्यान रखो, बाकी देखा जाएगा। ठीक है बच्चे, जल्दी से बताइए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसी को पकड़ लिया, सबसे सिंपल केस है, सिंपली सपोर्टेड बीम है
हमेशा जरूरी नहीं आप पहले ऑप्शन से ही चेक करो, एग्जाम में करने का तरीका सबसे आसान केस ये वाला है आपका। यहां से देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो आपका यही तो है, ट्राइंगल बनता है और ये वैल्यू कितनी होती थी WL/4, तो आपका जो D है वो 4 से मैच करेगा। C देख लो यार, एक कैंटिलीवर बीम है UDL है, तो इसका क्या बनता था पैराबोला, तो मेरे ख्याल से यही तो पैराबोला बना हुआ है, तो C जो है वो 3 से मैच करेगा। ये क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL लगा हुआ है और इसका भी क्या बनता था पैराबोला, और ये वैल्यू कितनी होती थी WL²/8 और ये होती थी WL²/2, तो B आपका क्या है 2 से मैच करेगा। जब ये बन गए तो A क्या है A 1 से ही मैच करेगा। बाकी आप देख लो यहां पर ये मोमेंट M लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो सैगिंग है, तो यहाँ M कर दिया, राइट, और यहां पर 0 है 0 और लाइन से मिला दिया। और ये कल मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी बीम में, कल मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी बीम में कोई मोमेंट लगा हुआ है कहीं पर, जैसे यहां पर ये M मोमेंट लगा हुआ है और बीच में कहीं कोई लोड नहीं है, तो जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? बिकॉज इस मोमेंट की वजह से यहां पर रिएक्शन आएगी और उस रिएक्शन से जब मोमेंट लिखूंगा R × X, तो X की पावर 1 आएगा लीनियर, तो ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये भी सिंपल था, तो यहाँ पे आपका आंसर सीधे सीधे जो है वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ABCD तो 1 2 3 4 हो गया है, तो है ना 1 2 का 4 1 2 3 4। सर फैकल्टी भी फॉर्म भरे हैं सर केतन आपके प्यारे केतन सर कल आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। हम लोग घबराए आते यार, केतन सर 2 दिन क्लास नहीं लेते तो भाई उनको भी पर्सनली थोड़ा बहुत काम हो सकता है कभी कभी, है ना। चलिए, हाँ दीपक कुमार, इसको भी एक मोटिवेशन समझ लो, फॉर्म सब भरते हैं, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ रिएक्शन RA एंड RB ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इन द गिवन फिगर इज। A और B पर आपसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ रिएक्शन, RA और RB का बेटा रेशियो पूछा है, जल्दी से बता दीजिए रेशियो क्या होगा RA और RB का। हाँ जी, RA और RB का जरा रेशियो बता दीजिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास RA और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास RB। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? डिस्टेंस के 2 और 2 4 2 6 8, ओके। चलो कैसे करेंगे इसको? तो बच्चे देखो, पहले तो क्या कर दो आप, A पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 कर दो। जब मैं A के अबाउट मोमेंट को 0 करूंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा अभी, A के अबाउट 0 करूंगा मोमेंट, तो देखो बेटा 5 की वजह से, अब ये T को छोड़ दो, टन से मतलब नहीं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, तो 5 की वजह से जो मोमेंट होगा वो 5 × 2 होगा, प्लस इस 2 टन की वजह से कितना होगा बेटा, ये 2 मीटर पर है, तो 2 दूनी 4 और लगेगा कहां, यहाँ बीच में, तो 2 और 2 4 और यहां तक हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। इसको भी सीधे सीधे 10 ही लिख दूं, क्यों, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना। तो 5 × 2 10, 2 × 2 4 और यहां से लगेगा 5 पर 20, प्लस इस 3 की वजह से कितना होगा, 2 और 2 4 और 2 6, तो 3 छंग 18 और इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा RB × 2 और 2 4 2 6 और 2 8, तो यहां से RB आ जाएगा आपके पास कितना, RB आ गया, ये हो गया आपके पास 20 और 30 18 48 और 8 चंग 6 हो गया, तो RB बच्चे 6 हो गया, तो RA कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना है 5 और 3 8 और ये है 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7 5 12, तो 12 - 6 बराबर 6। अरे 1 रेशो आ गया क्या, ये दोनों रिएक्शन तो बराबर आ गई, दोनों रिएक्शन क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है बच्चे। ये हो गया प्रॉपर तरीके से करना। अब शॉर्टकट से रिएक्शन निकालते तो कैसे निकालते, देखो मुझे अगर RB निकालना है तो मैं RB = करता
इसकी वजह से क्या होता है बेटा 5 इंटू उधर की डिस्टेंस 2 अपॉन टोटल डिस्टेंस 8 प्लस इस 3 की वजह से कितनी रिएक्शन होती है 3 इंटू इधर की डिस्टेंस 2 और 2 4 और 2 6 अपॉन टोटल डिस्टेंस 8 प्लस अब देखो ये 2 इंटू 2 4 को यहां पर एक पॉइंट लोड मान लेता 4 इंटू इधर की डिस्टेंस कितनी 5 एंड अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी 8। ठीक है, तो सब में 8 कॉमन है तो आप जोड़ते हो 5 दूनी 10 3 छक 18 4 पंजे 20 ऐड करके आपका आर भी आ जाता फिर माइनस। तो आप ने जो इंडिविजुअल तरीके सीखे वहां से कर लो और नहीं तो क्या कर दो आप सीधे सीधे ए पॉइंट के बाद मोमेंट 0 कर दो। ठीक है, चलिए तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आगे कर लेते हैं। क्या बात, आज एक ही क्लास में दो दो सुनकर दिखाई देगा। दोनों का नाम पी से स्टार्ट है। उधर हमारे मित्र हैं प्रशांत, ये क्या है प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा सोनकर जी। चलिए ठीक है बच्चे, अभी इस क्वेश्चन को देखो आप। कुछ कल भी हमने कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था, सेम टाइप का स्ट्रक्चर था। एग्जाम वालों को बहुत प्यारा लग रहा है ये स्ट्रक्चर। कल कुछ वैल्यूज निकालनी थी, एसएफडी है ना। इसमें क्या है, फॉर द लोडिंग गिवन इन द फिगर बिलो 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर मेड। 2 स्टेटमेंट दिए हैं इस लोड के अकॉर्डिंग, उसको समझना है। ठीक है, तो कह रहा है मेंबर ए बी कैरी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये जो मेंबर ए बी है, ये जो मेंबर ए बी है, कह रहा है इसमें शियर फोर्स भी होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगा। तो भाई बिल्कुल सही बात है, इट इज जस्ट लाइक कैंटिलीवर बीम। ये पोर्शन क्या है, कैंटिलीवर, और यहां पे लोड लगा है। तो इसमें नहीं, पहला तो सही है, मेंबर ए बी में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होगा। फिर कह रहा है मेंबर बी सी जो है उसके अंदर एक्सियल लोड होगा और शियर फोर्स होगा। चलो भाई देखते हैं। अब बच्चे होगा क्या, ये लोड, जब ये लोड यहां शिफ्ट होगा और तो इसकी वजह से यहां पर एक मोमेंट और आएगा W इंटू ए का, अगर ये डिस्टेंस ए है तो। अब ध्यान देना, क्योंकि एक्सियल लोड है इसलिए यहां पर एक्सियल लोड तो होगा, बट ये मोमेंट जो है ना यहां से यहां तक मोमेंट जो है वो यूनिफॉर्म होगा बच्चे। और जब मोमेंट यूनिफॉर्म होता है यानी कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है तो उसका स्लोप क्या होता है 0। तो यहां पर शियर फोर्स जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है बट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, दैट इज योर आंसर। ललित जैन क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा इसे कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। 52/8 अगर आपका 8 आ रहा है तो। मैं एक बार चेक कर लेता हूं यार, अगर पुराने वाले, एक मिनट, कुछ बच्चे ना पुराने, ये वाला तो समझ आया, पुराने वाले क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कहीं सही में कुछ गड़बड़ हुई तो नहीं है। चलो मैं एक बार फटाफट कर लेता हूं इसको, अगर है ना। तो आर बी इंटू विद 2 और 2 4 2 6 तो 8 हो जाएगा बच्चे, और इज इक्वल टू इस 5 की वजह से 5 दूनी 10 प्लस ये क्या होगा 2 दूनी 4 लगेगा और बच्चे यहां पे लगेगा 2 और 2 4 और 1 5 पर, तो 5 चौक 20 होगा, और प्लस ये जो 3 है 2 और 2 4 3 चंग 18 18 पर, तो कितना हो जाएगा, सही था ना, 20 और 10 30 और ये 18 48 ही होगा ना। 20 और 10 30 48 और 48/8 बराबर 6, ये 8 इधर से जाएगा। और टोटल लोड कितना लग रहा है, 5 और 3 8 और 2 दूनी 4 12, 12 में से 6 गया 6, तो सही है ना, यही आएगा। उस तरीके से जो दूसरे तरीके से बताया एक बार चेक कर लेना, सही होगा, ठीक है, ये सही होगा। वो जो तरीका मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, बिल्कुल सही होगा, उससे सही आंसर आएगा। हो सकता है मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी हो, ये एक अलग बात है, मिट गया तो मैं रीचेक भी नहीं कर सकता कि मैंने क्या लिखा था वहां पर, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब वहां पर था कि जो आपको वो शॉर्टकट वाली ट्रिक बताइए उससे आप कर सकते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। यहां देखो बच्चे, देखो क्या होता है, लोड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखो। लोड कैसे शिफ्ट करते हैं, मान लो बच्चे एक कैंटिलीवर बीम है और यहां पर ये हमने सपोर्ट लगा दी और यहां पर ये लोड पी है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो कैंटिलीवर वाला पार्ट, ये वाला जो ओवरहैंग पार्ट है, इसे हम हटा रहे हैं। तो लोड शिफ्ट करने के लिए क्या होता है, इस लोड को यहां ले आओ,
P यहां पहुंच गया। अब इस पॉइंट पर इस लोड की वजह से क्या था, ये लोड तो था ही था, साथ ही साथ एक मोमेंट और आएगा। अगर ये डिस्टेंस a है तो यहां पर P इंटू ए का ये मोमेंट और आएगा। अब आप इस लोड को भी हटा सकते हो और इस पोर्शन को भी हटा सकते हो। अब सेम चीज इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं। उस लोड को एज इट इज ले जाओ और उसका बदले का क्या कर दो, वहां पर मोमेंट लगा दो, ठीक है। तो एक लोड की वजह से दो चीजें होती हैं, फोर्स क्रिएट होता है और मोमेंट आता है। तो फोर्स को शिफ्ट कर दिया, बदले में उसका जो मोमेंट आ रहा था वो भी लगा दिया। सही है बच्चे? तो इस चीज को आपने समझना है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट यहां पर कैसे यूज होगा। देखो यहां से यहां तक ये तो बिल्कुल कैंटिलीवर वाला पार्ट है, तो इसके अंदर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट भी होगा और शियर फोर्स भी होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आप समझ गए। अब बच्चे दूसरा स्टेटमेंट समझना। जब मैं इस लोड को यहां शिफ्ट करूंगा, इस डायग्राम को मैं बड़ा करके बना देता हूं, यहां पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। ये कुछ इस तरह से है, ये लोड यहां था W, ठीक है बच्चे। जब उस लोड W को मैं यहां शिफ्ट करूंगा W, और ये डिस्टेंस अगर मैं A मान लेता हूं, तो यहां पर एक मोमेंट भी आएगा आपके पास W इंटू ए का। अब इस वाले पोर्शन को आप क्या कर दो, गायब कर दो। अब बट ये एक्सियल लोड क्या होता है, एक्सिस के अलोंग जो लोड होता है वो एक्सियल लोड होता है। तो ये छोटा सा कॉलम मान लो, ये क्या मान लो, छोटा सा एक कॉलम मान लो। तो इस कॉलम के लिए यार ये एक्सियल लोड ही तो है, एक्सियल लोड है, तो एक्सियल लोड तो लग रहा है। बट देखो यहां पर जो मोमेंट है ना, एक्सियल लोड की वजह से कोई मोमेंट नहीं आता है, बिकॉज मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस एक्सियल फोर्स की वजह से कोई मोमेंट तो आएगा नहीं, तब मोमेंट रहा WA। अब ये WA मोमेंट क्या रहेगा, पूरे में यहां से यहां तक मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। ये मैं आपको कल सिखा चुका हूं कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है और यहां मैंने मोमेंट M लगाया है, तो इसका BMD जो बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। तो बस केवल इतना सही तो फर्क यहां पर हो गया, केवल इतना सही तो फर्क दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टल है, वो वाला पोर्शन वर्टिकल है। तो इस पूरे मेंबर में आपका जो मोमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। मोमेंट क्या होगा, मोमेंट जो होगा बच्चे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट। अब आपको मालूम है कि dm/dx क्या होता है, शियर फोर्स होता है। तो जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। इसका मतलब शियर फोर्स क्या होगा, 0। तो बच्चे इसके अंदर शियर फोर्स जो है वो नहीं आएगा, जिस वजह से आपका ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अभी समझ में आ गया? तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सही है। बस एक सेकंड के लिए फिर भी मैं थोड़ा सा ज्यादा आपका टाइम ले रहा हूं कि बच्चे देखो यही प्रॉब्लम थी, इसको मोमेंट M लगा दिया तो इसका BMD आपको बता रखा है इस तरह से। यहां पर बीच में कहीं भी लोड नहीं है तो शियर फोर्स 0 होगा। बस आप क्या कर दो, ये हॉरिजॉन्टल है, अब इसी को बस क्या कर दो, वर्टिकल कर दो और इस तरह से लगा दो। तो यहां पर क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, शियर फोर्स जो आता है वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से आता है। इस लेंथ के परपेंडिकुलर क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है तो शियर फोर्स नहीं होगा, और इसका जो BMD बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए प्योर बेंडिंग का केस हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेट में आया हुआ सवाल है 2010 में, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट M। अभी तक आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ा होगा, यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है, ठीक है। तो मोमेंट इस तरीके से लग रहा है बच्चे, मोमेंट इस तरीके से लग रहा है कि M किलो न्यूटन मीटर पर यूनिट लेंथ का मोमेंट है। सही है। बस यार आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह के वर्ड यूज मत करा करो कि मूव ऑन, आगे बढ़ो। ऐसा लगता है कि आप लोग ऑर्डर दे रहे हो। आप बस इतना बोलो कि सर समझ गए। बाकी यहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे मैं हूँ, केतन सर है या अजय सर हो, हमें मालूम है कब आगे बढ़ना है और कब आगे नहीं बढ़ना है। अगर हम एक चीज पे जोर दे रहे हैं दोबारा समझाने, तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर 100+ स्टूडेंट देख रहे हैं तो 5-10 को समझ में आया है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं किसी उस पर, ठीक है। तो बस इस तरह, मुझे मालूम है आपका इंटेंशन गलत नहीं होगा, बट वो खराब लगता है, ठीक है। बस थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखो, कभी भी आगे बढ़ो, मूव ऑन, इस तरह के वर्ड यूज मत कीजिए। अपनी तरफ से लिख दीजिए सर हमें समझ में आ गया, बस। बाकी हम लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चे।
तो इस प्रॉब्लम का हमें करना है, काफी स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। तो हमसे क्या पूछा है, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L subjected to a uniformly distributed moment M kilonewton meter per unit length as shown in the figure, the bending moment in kilonewton meter at the mid span of the beam। इस बीम के मिड स्पैन पर हमसे, यहां पर हमसे क्या पूछा है, बेंडिंग मोमेंट पूछा है। तो बच्चे उसके लिए पहले मुझे रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये रिएक्शन RA निकाल लेता हूं। उसके लिए क्या करेंगे, बी पॉइंट पर मोमेंट जीरो कर देंगे। बी मोमेंट पे जीरो करने के लिए देखो क्या होगा, RA इंटू यहां से वहां तक लेंथ क्या है L, ये हमने क्लॉकवाइज माना है, प्लस अब देखो ये भी क्लॉकवाइज है, तो 1 मीटर पे बच्चे M लग रहा है, तो L मीटर पे कितना लग जाएगा, ML, और बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब रिएक्शन आपके पास आ जाएगी माइनस का M, ये माइनस का ML अपॉन L ना बच्चे, माइनस का M हो जाएगा। ठीक है बच्चे, रिएक्शन आ गई माइनस M। माइनस M का मतलब है बेटा रिएक्शन ऊपर ना लगकर रिएक्शन नीचे लग रही है। रिएक्शन कहां लग रही है, नीचे, तो रिएक्शन मैंने लगा दी नीचे, और ये कितनी हो गई, M हो गई, रिएक्शन कितनी हो गई, M। अब बच्चे जब मैं ये मिड पॉइंट पर, यहां पर जब मैं रिएक्शन लिखूंगा, मिड पॉइंट सॉरी मोमेंट लिखूंगा, तो क्या होगा, M x इज इक्वल टू, इस M की वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा M L/2 प्लस ये ऐसा कर लो, छोड़ो, पहले ये देख लो, ये क्लॉकवाइज है ना, तो 1 मीटर पर M लग रहा है, तो बेटा L मीटर पर L/2 पर कितना होगा, ML/2। ये वाला सारा मोमेंट यहां तक कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर M है, तो L/2 पर कितना, ML/2। अब ये देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, माइनस, ये फोर्स हो गया M, और डिस्टेंस कितनी है, L/2, और ये आ गया आपका 0। ये क्या आ गया बच्चे, आपका 0। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है वो कर दिया, वेरी गुड। इसी तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी भी एनर्जी बढ़ती रहेगी, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली एक टीचर ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स को ना कॉन्सेप्ट समझ में आए, वो प्रॉब्लम कर पाए, और आप लोग जब प्रॉब्लम करते हैं और सही आंसर देते हैं तो हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम हैविंग अ डबल कैंटिलीवर, ये एक डबल कैंटिलीवर है बच्चे, अटैच्ड एट मिड स्पैन इज शोन इन द फिगर, द नेचर ऑफ द फोर्सेस ए बी, यानी कि इस बीम में किस तरह के फोर्सेस होंगे, ये कह रहा है ए बी में बेंडिंग एंड शियर होगा। ये भी गेट का क्वेश्चन है, बड़ा पुराना क्वेश्चन है, 91 का। कह रहा है ए बी में बेंडिंग एंड शियर होगा, बेंडिंग शियर टॉर्जन होगा, प्योर टॉर्जन होगा, या टॉर्जन एंड शियर होगा। हाँ भाई आ गया आंसर बच्चे, बेंडिंग एंड शियर। चलो अब देखते हैं, काफी लोगों के आंसर आने लगे हैं, सही आंसर आ रहे हैं। चलिए देखो बच्चे क्या करेंगे, अब ध्यान देना, देखो इस P की वजह से क्या होगा, इस P की वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, तो इस वाले P की वजह से क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ये सारी लेंथ बराबर है। तो ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। अब ये लोड आपका क्या है, P यहां पर पहुंच जाएगा, और ये वाला लोड P यहां आ जाएगा। अब देखो क्या है, ये बीम ऐसे है और ये इस तरीके से प्रोजेक्शन है बाहर की ओर, तो इस लोड की वजह से ये इधर रोटेट करना चाहेगा और वो वाला P उधर रोटेट करना चाहेगा। तो इस रोटेशन की वजह से ही इसमें टॉर्जन आना था, लेकिन क्योंकि दोनों मोमेंट एक्चुअल में क्या है, देखो बच्चे अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होते ना, कि ये वाला P जो है वो नीचे लग रहा है और वो वाला P ऊपर, तब टॉर्जन आता। बट ये वाला इस बीम को राइट में इस तरह से मरोड़ना चाहेगा
और वो वाला भी इस तरह से मरोड़ना चाहेगा। टॉर्जन मतलब मरोड़, वो वाला लोड ऐसे मरोड़ेगा, ये वाला ऐसे मरोड़ेगा, नेट टॉर्जन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कोई भी टॉर्जन आने वाला नहीं है। अब ये वाला P और ये वाला P यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि मान लो 2p लोड जो है वो इसके मिड पॉइंट पे लगा, समझ रहे हैं, ये इसमें आ गया। अब बच्चे मिड पॉइंट पर अगर 2p लोड लगा होगा तो तुम्हें मालूम है क्या होगा, इसमें बेंडिंग होगी और शेयर होगा और टॉर्जन जो है वो नहीं होगा। क्या ये सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, क्योंकि सबके लाइन से एक तरफ से जो आंसर आ रहे हैं वो ए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ कैंटिलीवर बीम कर्व्ड इन प्लान एंड सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स विल डेवलप एट एनी सेक्शन। एक कर्व्ड बीम है, कर्व्ड इन प्लान का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल में। अब यहां बना पाना बड़ा मुश्किल है इसको 3D में, ठीक है, इस तरह से कुछ है ये, कोशिश करूं क्या? मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो, एक तार ले लो, उस तार को मोड़ लो आप, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मुड़ा हुआ वायर है, और यहां पर जो है यहां कहीं कुछ लोड लगेगा, यहां कुछ लोड लगेगा परपेंडिकुलर नीचे की ओर, तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड शियरिंग फोर्स, एग्जैक्टली इसमें तीनों होंगे, तीनों होंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, इसको ऐसा समझ लो, इस तरह का मान लो, एक लूप मान लो इस तरह का, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में मान ला, ये बीम है और इस तरह से ये ऐसे करके परपेंडिकुलर लूप मान लेना। जब यहां लोड लगेगा बच्चे, तो उस लोड की वजह से ये इस तरह से क्या होगा, टॉर्जन भी आएगा, ठीक है, और इसकी वजह से किसी भी सेक्शन पर क्या होगा, आपके पास बेंडिंग भी होगी और परपेंडिकुलर फोर्स है तो शियर तो रहेगा। तो यहां पर जो है वो तीनों होगा। अच्छा, उस वाले केस में हाँ, तब उसमें केवल जो है पुराने वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं अक्षत जी कि अगर लोड की डायरेक्शन होती तब केवल टॉर्जन, बिल्कुल तब केवल टॉर्जन होता, बेंडिंग और शेयर खत्म हो जाती, बिकॉज नेट फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाता, केवल टॉर्जन आ जाता। तो इसमें बच्चे बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स क्या आएगा, दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम इज गिवन बिलो, द शियर फोर्स एट सेक्शन ए डैश एंड बी डैश रेस्पेक्टिवली आर। इस सेक्शन पर आपसे शियर फोर्स पूछा है और इस सेक्शन पर शियर फोर्स पूछा है, ठीक है। बीएमडी दिया हुआ है आपसे, आपको बीएमडी दिया हुआ है और इन दोनों सेक्शन पर शियर फोर्स पूछा है, बीएमडी दिया है और शियर फोर्स पूछा है, बताइए जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से, कुछ का आ रहा है डी, कुछ का आ रहा है ए, चलिए और ट्राई कीजिए। तो देखो यार, मैं आपको बता चुका हूं कि dm/dx जो होता है वो शियर फोर्स के बराबर होता है, यानी कि BMD का जो स्लोप होता है वही शियर फोर्स होता है। यहाँ पर BMD आपका क्या है बच्चे, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि स्लोप क्या होगा, 0, तो यहाँ पर शियर फोर्स होगा आपका 0। अच्छा, और यहाँ पर स्लोप कितना होगा, तो बेटा स्लोप होता है tan थीटा, ये एंगल थीटा है। तो देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है आपके पास, ये लेंथ है 2 मीटर, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये 100 है और ये 200 है, तो ये हाइट कितनी बची, ये हाइट बची आपके पास 100। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 50। तो यानी कि 0 and 50, आंसर इज सी, आंसर इज सी। वेरी गुड, काफी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आया है, 1-2 को छोड़कर। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। कभी भी BMD देकर अगर आपसे शियर फोर्स पूछता है तो जिस सेक्शन पर शियर फोर्स पूछा है वहां का बेटा बस स्लोप निकाल दो, आप वहां का क्या निकाल दो, बस स्लोप निकाल दो, BMD आ जाएगा।
सॉरी शियर फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ बीम। बीम की बेंडिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए और इसमें से द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, द ओनली, कोई एक स्टेटमेंट इसमें गलत है वो पहचानना है। पहला कह रहा है द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू द शियर फोर्स। भाई ये तो सही बात है, तो ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता। ध्यान देना, हमें फॉल्स पहचानना है क्योंकि ये वाला तो करेक्ट है, तो ये तो ट्रू है। दूसरा कह रहा था स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू द लोड इंटेंसिटी, ये बात भी ट्रू है क्योंकि dv बाई dx बराबर w होता है, ये आपको बताया है। थर्ड कह रहा था स्लोप ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू द फ्लेक्सुरल रोटेशन, ओके। और लास्ट कह रहा था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द कर्वेचर। ये दो पॉइंट आपको बताने, तो ये एक्चुअल में अभी हम लोग जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब आपको बताना था, बट उसके पहले ये आ गया है, तो इसको हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं। तो देख लो जरा सा एक सेकंड, क्या है बच्चे, जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर का मतलब होता है कर्वनेस, कर्वेचर का मतलब होता है कर्वनेस, एंड दिस इज नथिंग बट 1/r। रेडियस जितनी ज्यादा होती है कर्वेचर उतना कम होता है, रेडियस जितनी कम है कर्वेचर उतना ज्यादा। तो देखो जैसे अर्थ है ना, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर के अराउंड है, तो रेडियस बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ हर जगह पर फ्लैट नजर आती है, उसका कर्वेचर क्या होता है बच्चे, कम होता है। कर्वेचर को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखते हैं d2 बाई dx स्क्वायर, यानी कि dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx को जब मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई dx को जब मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे d2 बाई dx स्क्वायर मिलेगा। मतलब दिस इज नथिंग बट, एक तरह से x के साथ, आपका x के साथ स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं d थीटा बाई dx, बिकॉज बच्चे ये जो dy बाई dx होता है ना, dy बाई dx ये होता है tan थीटा, dy बाई dx होता है tan थीटा, बट फॉर स्मॉल एंगल्स, tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है, राइट। यानी कि d2 बाई dx स्क्वायर आपका d थीटा बाई dx के बराबर हो गया, ठीक है। अब देख समझ में आ रहा है, स्लोप को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे कर्वेचर मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू द फ्लेक्सुरल रोटेशन। नहीं, उल्टा है, स्लोप ऑफ कर्वेचर फ्लेक्सुरल रोटेशन के बराबर नहीं होता, फ्लेक्सुरल रोटेशन का स्लोप, फ्लेक्सुरल रोटेशन का जो स्लोप होता है वो कर्वेचर के बराबर होता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चौथा क्या कह रहा है, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द कर्वेचर। जो y होता है वो डिफ्लेक्शन होता है और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कर्वेचर है, तो हमारा ये क्या हो गया, ट्रू। तो ये तीन स्टेटमेंट ट्रू हो गए, थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स। d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू r नहीं होता बच्चे, d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r, r होता है। अक्षत बहुगुणा जी, d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r होता है। सही है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर। A simply supported beam is subjected to a uniformly distributed load. Which one of the following statement is true? A simply supported beam is subject to a UDL. एक simply supported beam है, उस पर UDL लगा है, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हटाओ, क्वेश्चन की जगह पर एक simply supported beam बनाओ और इस पर क्या कर दो, UDL लगा दो, है ना। अब क्वेश्चन को हटा देते हैं और उसकी जगह आप ये चार स्टेटमेंट है ये आपने पढ़ना है। पहला कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स अकर्स वेयर द कर्वेचर इज 0, ओके। मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स अकर्स वेयर द कर्वेचर इज 0। बी कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग
मोमेंट अकर्स वेयर द शियर फोर्स इज 0, तो ये तो सही है। सी कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर द कर्वेचर इज 0, ओके। डी कह रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट द सेम सेक्शन, नहीं, तो डी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये क्या चक्कर है, मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर दी कर्वेचर इज 0, कर्वेचर से आप इसे कैसे मतलब कनेक्ट करोगे एम को। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के बारे में क्या कह रहा है, पूछा क्या था इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके क्वेश्चन के ऑप्शन ही गायब है हमारे पास। चलो ट्राई करते हैं इसको फिर भी, है ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस रह गए, कोई बात नहीं। तो बच्चे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो एक स्टेटमेंट तो समझ में आ गया आपके पास, मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर द शियर फोर्स इज 0। अब आप ये सोच रहे होंगे सर हमने तो मैक्सिमम पढ़ा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होता है जहां शियर फोर्स 0 होता है, ये मिनिमम का चक्कर क्या है। तो बच्चे मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया होगा जब लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे कि किसी भी फंक्शन को चाहे उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स है तो मैक्सिमम पर भी क्या होगा, dy बाई डी एक्स है वो 0 होगा, और जहां मिनिमम है वहां भी dy बाई डी एक्स यानी कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चे, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। हाँ मुरली जी ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कर्वेचर वाले पॉइंट पर अभी आ रहे हैं, सही है। यानी कि कुल मिलाकर क्या है, चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो तब भी स्लोप 0 होता है, और जहां मिनिमम वैल्यू होती है वहां भी स्लोप क्या होता है, 0। टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसीलिए आपको याद होगा जब हम लोग क्लास 12th में या डिप्लोमा बीटेक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते थे कैलकुलस में, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज अगर करना होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं। बहुत जगह हम लोग इसको, चाहे सोम है या फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कई जगह पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसके डेरिवेटिव को क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम, अब देखो मान लो इस y की जगह पर अगर ये m होता, इस y की जगह पर m होता, तो यही ग्राफ क्या बन जाता आपके पास, BMD बन जाता। तो बेंडिंग मोमेंट चाहे मैक्सिमम हो चाहे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम हो, दोनों जगह टेंजेंट क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल, और हमें मालूम है ये किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के। तो इसने जहां पर शियर फोर्स 0 होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब यहां ध्यान देना, मैं आपसे एक पॉइंट पूछ रहा हूं कि m इज इक्वल्स टू माइनस का 10 किलो न्यूटन मीटर एंड m इज इक्वल्स टू प्लस का 10 किलो न्यूटन मीटर, कौन सा मोमेंट बड़ा है, जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सा मोमेंट बड़ा है, माइनस का 10 बड़ा है या प्लस का 10 बड़ा है, जल्दी से बताइए। यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसलिए पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए कौन सा मोमेंट बड़ा होगा, -10 का मोमेंट बड़ा होगा या प्लस का 10 बड़ा होगा। जल्दी से बता सकते हैं फटाफट, -10 बड़ा होगा या +10 बड़ा होगा। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, ये दोनों मोमेंट इक्वल हैं, इनमें से कोई भी मोमेंट बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी मोमेंट बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों मोमेंट इक्वल हैं। दोनों मोमेंट क्या हैं, इक्वल हैं, -10 भी +10 भी। फर्क केवल इतना है कि जो -10 है वो हॉगिंग है, -10 जो है वो हॉगिंग है, और +10 जो है वो सैगिंग है, +10 जो है वो सैगिंग है। आपने पढ़ा होगा आरसीसी में कभी ना कभी कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो रीइंफोर्समेंट कहां देते हैं हम लोग, बॉटम में, और अगर एक कैंटिलीवर बीम होती है तो रीइंफोर्समेंट कहां देते हैं, ऊपर।
तो ऐसा नहीं है कि -10 अगर मोमेंट है तो वहां सरिया नहीं दोगे और +10 वाले में सरिया दोगे, नहीं, दोनों जगह रीइंफोर्समेंट सेम देना पड़ेगा, दोनों के लिए सेक्शन सेम लगेगा, सब कुछ सेम होगा, केवल लोकेशन चेंज हो जाएगी। बिकॉज सिंपली सपोर्टेड वाले केस में बॉटम में टेंशन आती है और कैंटिलीवर वाले केस में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन आती है। समझ रहे हैं बच्चे? तो इसीलिए जहां पर शियर फोर्स 0 होगा वहां पर मोमेंट मिनिमम, मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू मिनिमम -10 आ रही है और मैक्सिमम मतलब +10 आ रही है, वहां पर एक्चुअल में वो माइनस प्लस का चक्कर नहीं है। ठीक है, आप ध्यान देना। आजकल यार तुम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों से कंपेयर करने लगे हो। चलिए अब बच्चे देखिए, अब वहां पर आया था कर्वेचर वर्ड, तो आपने एक्चुअली ये ना मुझे अभी आपको पढ़ाना था, बेंडिंग इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, M/I = σ/y = E/R होता है। तो बच्चे यहां से M = हो जाता है EI/R। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं EI × 1/R, और 1/R क्या है? कर्वेचर है, तो d2y/dx²। इसका मतलब क्या है बच्चे कि जितना ज्यादा कर्वेचर होगा मोमेंट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अगर ये कर्वेचर बढ़ता है तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो जहां कर्वेचर मैक्सिमम होगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा बच्चे तो शियर फोर्स क्या होगा? 0 होगा वहां पर। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया यार? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बफरिंग की, आप अपने हैंड पर एक बार रिफ्रेश करके देख लो बच्चे, यहां बफरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो समझना ध्यान से। अब अगला स्टेटमेंट यहां पे क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स वेयर द कर्वेचर इज 0। नहीं भाई, जहां पे कर्वेचर 0 होगा वहां पर नहीं होगा, जहां पर कर्वेचर मैक्सिमम होगा वहां पर मोमेंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि कर्वेचर मतलब कर्वनेस, मोमेंट की वजह से ही तो कर्वनेस आएगी। तो हमारा ये तो सही था, ये वाला गलत हो गया। मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स अकर्स वेयर द कर्वेचर इज 0 नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट द सेम लोकेशन नहीं। तो आपका जो ओनली ट्रू हो गया वो बी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, कर्वेचर का मतलब बेटा कर्वनेस, फ्लैटनेस और कर्वनेस समझते हो ना? चपटेपन का उल्टा जो होता है वो वक्रनेस होता है। तो ठीक है, कर्वनेस होता है। देखो ये कोई बॉल है, कोई सर्किल है, तो ये क्या है? कर्व है ना, यहां पर कर्वनेस दिखाई दे रही है, इसका ढाल जो है वो चेंज हो रहा है, ये ढालू है। लेकिन अर्थ भी तो आपको पता है ना, पृथ्वी भी क्या है? बहुत बड़ी है, लेकिन हम जानते हैं तो गोल, बट दिखती कैसी है? चपटी दिखाई देती है ना, चपटी दिखाई देती है, फ्लैट। तो उसका कर्वेचर क्या है? कम है, उसकी कर्वनेस जो है वो बहुत कम है। आजकल मोबाइल्स में भी आते हैं ना, पहले मोबाइल के जो किनारे आते थे वो शार्प एज थे, अब मोबाइल क्या रहे? कर्व्ड आ रहा है। कर्व्ड क्यों? ताकि फिंगर से उसको सपोर्ट करने में क्या रहे बेटा? इजी रहे, है ना? तो वो कर्वनेस सही है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पढ़िए आप लोग, द एसएफडी एंड बीएमडी, सेम कॉन्सेप्ट पर कल भी एक क्वेश्चन करवाया था। द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर अ बीम आर शोन इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, द करस्पॉन्डिंग लोडिंग डायग्राम इज। ये एसएफडी और बीएमडी, ऊपर बीएमडी दिया है, नीचे एसएफडी दिया है, और यहां पर इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से पहचानना है कौन सा डायग्राम होगा। तो ऑप्शन अपनी आंखों के सामने से हटा लो, तब भी आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। पहले बना लो, फिर हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, छोटी मोटी क्वालिफिकेशन तो थंबनेल पे लिखी होती है, बाकी फर्स्ट लेक्चर में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, हर क्लास में तो नहीं देते हैं, है ना। बाकी मेरा आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरआरबी जेई गेट में 400 रैंक, आईएएस का मेंस 2 बार दिया है, यूपीपीएससी का एई जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो वो, उत्तर प्रदेश जल निगम का एई, ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड है, पर बार बार बताना ठीक नहीं लगता। ठीक है
है ना, और आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या देखते हैं ना कि पहले पढ़ाने वाले का देखते हैं बेटा पढ़ाने वाले की क्वालिफिकेशन मत देखो, वो जो समझा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास लिखे हैं नाम तो हम बता देते हैं कि ये जॉब निकालनी है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने कितने एग्जाम निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो इंडिया का जो सबसे ग्रेट बैट्समैन है, सबसे ग्रेट, राइट, उसके जो गुरु थे वो रमाकांत आचरेकर थे। अब रमाकांत आचरेकर का नाम तुमने सुना है, एक दो लोगों ने सुना होगा। कितने मैच खेले, कितने रन बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इसको क्या सिखाया वो फर्क पड़ता है। अच्छा, सचिन के कोच का तो लोग फिर भी नाम जानते हैं। मैं तुमसे पूछूं कोहली के कोच का नाम बताओ, रोहित शर्मा के कोच का नाम। ये नहीं जो अभी करंट इंडिया की टीम है, इन्होंने थोड़ा खेलना सिखाया। जिन्होंने इन्हें कोहली बनाया, जिन्होंने रोहित शर्मा को रोहित शर्मा बनाया, उनका नाम कौन जानता है? कोई नहीं जानता। उन्होंने कितने इंडिया के लिए मैच खेले, दैट डजंट मैटर। तो हमारी टीम में किसने क्या एग्जाम निकाले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो आता है वो हम कितना आपको सिखा पा रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए कुछ अलग चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। कई बार होता है जैसे मान लो मेरा सोम बहुत अच्छा है, मान लो मेरे को सॉइल नहीं आता, या मान लो मेरे को कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता, तो सिलेक्शन के लिए तो सब कुछ आना चाहिए ना। तो कई बार होता है सिलेक्शन लेने के लिए 10 या 12 सब्जेक्ट आने चाहिए, बट जो बंदा पढ़ा रहा है उसमें उसकी एक्सपर्टाइज हो सकती है। तो इसने कभी भी ये, मैं इसने भी इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं, है ना, तो उस तरफ मत जाओ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्स के नेम हैं, वो लिखे हुए भी हैं थंबनेल पर, केवल वो अट्रैक्शन बन के रह जाते हैं। मेन होता है यहाँ, ठीक है, कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, आपसे सवाल बनने चाहिए, सवाल होने चाहिए, बस 10 वो मैटर करता है, बाकी सब भूल जाओ। अक्षत बहुगुणा कह रहे हैं राकेश शर्मा जी हैं। अच्छा, कोहली के कोच राकेश शर्मा जी हैं। अब तुम खुद तो राकेश शर्मा जी ने कितने इंडिया के लिए मैच खेले हैं, कौन सा वर्ल्ड कप जीता है ठीक है, अब वो ये सोच के पूछना होने लगे तो हो गया। चलो खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी का ऑर्डर आ गया है, आप पढ़ाओ आगे सर चलो बच्चे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात तो एसएफडी देखो बच्चे। एसएफडी में क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि थ्रू आउट शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और बीम क्योंकि कैंटिलीवर है, तो बेटा कैंटिलीवर बीम में एसएफडी तभी कांस्टेंट बन सकता है जब पॉइंट लोड यहाँ पे लगाओ। तो ये 1 टन का लोड जो है वो यहाँ लगा होगा। अब इस 1 की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो था वो इसका लीनियर बनना था। एसएफडी तो ये आ गया, एसएफडी तो ये बना हुआ है हमारे पास इसका। अब इसकी वजह से तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो हमारा ऐसा बनना था, कैसा, इस तरह से बनना था। तो यहां पर ये अच्छा खासा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां आ रहा था, लेकिन यहां पे आते ही इसमें सडन जंप हो गया और जंप के बाद फिर ऐसा आ गया। तो मैंने आपको बताया था बेटा अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जंप आया इसका मतलब मोमेंट आया, और मोमेंट अगर बड़ा है तो सेम सेंस में लगाए। तो देखो यहां पर ये 1 टन की वजह से मोमेंट क्लॉकवाइज है, और ये 2 से अगर इस पॉइंट पर बढ़ गया 1 मीटर पर, तो यहां पर पक्का 2 का मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज लगा होगा, 2 का मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज लगा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो मोमेंट जो है 4 का है, तो 4 कैसे होगा, ये डिस्टेंस 1 ये 1, तो 1 इंटू 2 2 वो आ गया, और प्लस का 2 ये हो गया 4। तो इस तरीके से हमने लोड डायग्राम पहचान लिया। अब इसमें आप देख लो कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो आपका जो है ये सी ऑप्शन जो है बेटा वो मैच कर रहा है, सी ऑप्शन जो है वो मैच करेगा 1 का लोड और उसी सेंस में यहाँ पे 2 का मोमेंट। अच्छा कृष्णपाल जी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट बढ़िया करो और अपने बच्चों को भी अच्छा सिखाओ कॉलेज जाकर। मतलब यहां से मेरे कहने लगा हमसे ना पढ़ाई करो तो मेहनत का फल वहां भी मिलेगा, है ना, आपके बच्चों को भी फायदा होगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा, समझिए और आंसर बताइए। आज मैं देख रहा हूं तुम लोग के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन आज रिस्पॉन्स है वो बहुत जबरदस्त है आप लोगों का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो आंसर्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, और बहुत एक्टिवली आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन डी और सी में क्या फर्क है बेटा, यहां पर ये फर्क है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो क्या होगा,
इस 1 की वजह से मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट कम होना चाहिए था, बट वहां मोमेंट बढ़ रहा है। मोमेंट तभी बढ़ेगा जब 1 की वजह से क्लॉकवाइज है और ये मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, तभी तो मोमेंट ऐड होंगे ना, तो ये फर्क है। हाँ भाई, आया इस क्वेश्चन के आंसर लोगे आपके। इफ द एरिया अंडर द शियर कर्व फॉर अ बीम बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इज के। एक बीम है, ये वाला पॉइंट x1 है और ये वाला पॉइंट x2 है। कह रहा है इस बीच में जो शियर फोर्स है, द एरिया अंडर द शियर कर्व फॉर अ बीम बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इज के। तो इसके बीच में जो शियर फोर्स है उसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ SFD जो है वो K है। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट्स एट 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 विल बी। आप समझ रहे हो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज से उसको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर दी। अरे dm/dx इज इक्वल्स टू क्या बताया है, b बताया है, तो dm बराबर क्या होगा, b dx। दोनों साइड जब बच्चे इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, m2 माइनस m1, और राइट साइड में क्या होगा, एरिया ऑफ SFD। तो SFD का जो एरिया होता है वो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट देता है, तो K क्या देगा, बेंडिंग मोमेंट में चेंज देगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में चेंज देगा। आया सभी को? कपल और मोमेंट का जो एक्शन होता है वो सेम होता है, फर्क इतना है कि मोमेंट जो है वो सिंगल फोर्स की वजह से आता है और कपल के लिए दो फोर्स एंटी पैरेलल लग रहे होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है सर कपल और मोमेंट में क्या फर्क है, बहुत जगह पर लिखा होता है, तो ध्यान दो। यहां पर इस तरह से देखो, यहां पर फोर्स ये F ऊपर लग रहा है और यहां पर फोर्स ये F नीचे लग रहा है। ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस जो है वो मान लो B है। तो बेटा इसकी वजह से जो इधर मोमेंट आएगा वो FA आएगा और इधर जो मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज वो आएगा FB। तो दोनों मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, FA प्लस FB। F कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा A प्लस B। ये आपका होता है कपल। तो कपल का मतलब क्या हो गया, दो एंटी पैरेलल, मतलब ये उधर है और ये अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल लग रहा है। तो कपल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कोई सा एक फोर्स ले लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये कपल है मोमेंट ही। यहीं पर अगर क्या होता, यही फोर्स F यहां लगा होता A प्लस B दूरी पर, तब भी यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट ही आता और कितना आता, F टाइम्स A प्लस B। तो जब सिंगल फोर्स इतनी दूरी पर लगा है तब भी मोमेंट उतना ही है, दो फोर्स A और B पर इस तरह से लगे थे तब भी मोमेंट इतना ही है, बट यहां दो हैं, दो की वजह से इसने कपल मतलब जोड़ा, आप समझते हो, ठीक है। इसने उसको कपल बोल दिया, इसको केवल क्या बोल दिया, मोमेंट। Why not ऑप्शन सी? अरे भाई क्यों होगा ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी क्यों होगा, इंटीग्रेशन में अपने आप आ जाएगा क्या बच्चे, इंटीग्रेशन से क्या है, ठीक है। आपको बताया है dm/dx इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, v होता है, इसका मतलब dm बराबर क्या होगा, v dx होगा। इंटीग्रेट कहां से करोगे, 1 से लेकर 2 तक, तो dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, m। अब ये भी गड़बड़ कर रहे हो और कुछ बेटा, dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, m, कहां से 1 से 2 तक, तो m2 माइनस m1 बराबर क्या, इंटीग्रेशन क्या देता है यार, इंटीग्रेशन जो देता है वो एरिया अंडर दी कर्व देता है। सही है बच्चे, तो यहां पर क्या दे देगा, ये जो चेंज होगा वो आपके पास SFD के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब SFD का एरिया क्योंकि K दिया है, इसने चेंज इन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, K के बराबर होगा। ये सब बताया था कल थ्योरी भी इसकी, ठीक है। जल्दी से बताइए इसको भी, जल्दी कीजिए, फिर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी स्टार्ट करना है। सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके वो गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और IAS सिविल सर्विसेज के प्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सोर्स है वो हम बहुत हाई लेवल का सोर्स लेके चल रहे हैं, बिकॉज अगर ये हो गया तो स्टेट लेवल के AE में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर हम इस लेवल की तैयारी करते हैं तो ये लेवल तो अपने आप हो जाना है, आप समझ रहे हो। तो इसने क्वेश्चन के लेवल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
बाकी एग्जाम से क्वेश्चन का लेवल नहीं होता, कई बार एसएससी जेई तक में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, शुभेंदु सिंह क्या बताएं भाई, थ्योरी ऑफ मशीन बेटा वो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है बालक, मैं कैसे बता सकता हूं यार। A unique relation between bending moment M and intensity of load W acting continuously on a beam of span L at a distance x along the axis. The flexural rigidity of beam is EI is given by. कैसे करेंगे इसको? तो देखो यार हमारे पास क्या है, क्या पूछा है आपसे, यूनिट बिटवीन बेंडिंग मोमेंट M एंड इंटेंसिटी ऑफ लोड W। ओके चलिए, तो देखो भाई हमने क्या पढ़ रखा है कि जो शियर फोर्स होता है वो dm/dx के बराबर होता है। शियर फोर्स क्या होता है बच्चे, dm/dx के बराबर होता है। अब मैं इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो dv/dx किसके बराबर होगा, dv/dx बराबर होगा d2m/dx स्क्वायर के। b बराबर होता है dm/dx, तो dv/dx क्या होगा, d2m/dx स्क्वायर के। और हमें पता है कि ये जो dv/dx है ये किसके बराबर होता है, w के। तो हमें क्या मिल गया, w बराबर d2m/dx स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, b। शुभेंदु सिंह बच्चे मैं भी तो वही बता रहा हूं, थ्योरी ऑफ मशीन बेटा सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मैं फैकल्टी हूं सिविल इंजीनियरिंग का बच्चे, तो मुझे नहीं पता होगा। आपके पास एग्जामपुर या टेकपुर का व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है, वहां पे आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लो, नहीं तो जहां आपकी मैकेनिकल की क्लासेस चलती हैं वहां पूछ लो जाकर, मैकेनिकल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहां बिल्कुल सही बात है, बी आएगा। तो ये आ गया आंसर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है क्वेश्चन खत्म हो गया अभी है? कह रहा है इफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक देन द लोड ऑन द बीम इज। एक सिंपली सपोर्टेड बीम का जो शियर फोर्स एसएफडी डायग्राम है वो पैराबोलिक है, तो लोड किस तरह का होगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसने कनेक्ट तो कर दिया ना, रिलेशन तो हमने वही यूज किया dm/dx बराबर b का। इस्मारिका बौद्ध जी, यार इतनी इनोसेंसी बच्चे किस काम की? ये तो ऑब्वियसली बात है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है उसने EI। EI सवाल में क्या है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई मतलब थोड़ी ना है, समझ गए? तो आपको बताया था बच्चे, क्या बोला है, इफ द शियर फोर्स एसएफडी जो है वो पैराबोलिक है, तो आपको बताया था पॉइंट लोड की वजह से एसएफडी ऐसा होता है, यूडीएल की वजह से एसएफडी लाइन होता है, और आपका जो यूबीएल होता है, यूबीएल की वजह से एसएफडी आपका पैराबोला होता है। यूबीएल होगा तो यूडीएल नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है, एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं है, लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए। तो आप एक बात ये नोट कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए बहुत बड़े बड़े एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपका एग्जाम का एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको कीजिएगा। डी पॉइंट पर रिएक्शन आपसे पूछी है, डी पॉइंट पर आपसे रिएक्शन पूछी हुई है, बता दीजिए जरा कितनी रिएक्शन आएगी। डी पॉइंट पर रिएक्शन पूछिए बेटा, बता दो जल्दी से। बाकी बीच बीच में आप लोग लेक्चर लाइक करते रहें जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। और यार हम फिर कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई दमदार हो रही है, फायदा हो रहा है, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छा कंटेंट चल रहा है, तो अच्छी चीज को दोस्तों के साथ बांटने में शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कर दो, है ना, मतलब शेयर कर दिया करो, उनको रिकमेंड कर दो यार कि टेकपुर पर बढ़िया चल रहा है,
जिस कंटेंट के लिए बाकी जगह पर हम लोग इतना इतना हाई पे करते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आए। शुभेंदु सिंह, बच्चे बिल्कुल सही बात है, सो मैकेनिकल सिविल दोनों में कॉमन है, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ लो मेरे बालक, लेकिन मुझे मैकेनिकल के प्योर सब्जेक्ट का आइडिया नहीं होगा बच्चे, है ना, इसलिए अभी मैकेनिकल वाले सर भी नहीं, जब मैं उनसे पूछ के बता देता आपको बीच क्लास में ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इस्माइल का बहुत हिम्मत से पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं बच्चे, आपकी हिम्मत को सैल्यूट, पढ़ो। चलो, तो बच्चों का आंसर आने लगा, मैं फटाफट करवा देता हूँ, इसका 40 आ रहा है इसका आंसर आपका। चलिए देखते हैं, तो क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं, यहां पर रिएक्शन पूछी है तो ये रिएक्शन आप R मान लो, और देखो अगर ये सपोर्ट नहीं होती, अगर ये सपोर्ट नहीं होती तो इस लोड की वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से गिर जाता। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट, जिससे ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट को कर दो 0, ये हिंज की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों यहां से जा रही हैं, उनका मोमेंट 0 हो जाएगा। तो बच्चे 20 का मोमेंट जो क्लॉकवाइज आएगा वो आएगा 20 × 6, 3 और 3 6, और R का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज वो आएगा R × 3, बिकॉज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये R है और इसके बीच की दूरी जो है वो 3 है, तो R बराबर हो गया आपके पास 40। तो सवाल इतना खतरनाक सा बनाया, बट कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा आसान है। थैंक यू अक्षर जी, बहुत बढ़िया करते हैं आप। और वास्तव में अगर कोई भी आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो, उनका फायदा होगा, है ना, उनको हेल्प मिलेगी, तो तुम्हें दुआएं ही देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शियर स्पैन इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, शियर स्पैन क्या होता है, तो आपको बताया था जिस तरह से प्योर बेंडिंग होती है, तो प्योर बेंडिंग में बच्चे क्या होता है, जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट होता है और शियर फोर्स 0 होता है। शियर स्पैन में क्या होता है कि आपका जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है। चलो अक्षर जी सिलेक्शन लो, जल्दी मिलेंगे, टैगपुर पर बुलाएंगे तुम्हें, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे सिलेक्शन के बाद, ठीक है। चलिए, तो शियर स्पैन में क्या होगा, शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, शियर फोर्स कांस्टेंट होगा मतलब बीएमडी का ढाल जो है वो सेम रहेगा, यानी कि बीएमडी जो बेंडिंग मोमेंट है वो यूनिफॉर्म तरीके से क्या होगा, चेंज होगा। सही है भाई, तो मेरे ख्याल से शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गए समाप्त। एक क्वेश्चन इसमें बाकी था अभी, और वो क्वेश्चन था हमारा क्या, ओवरहैंग का। तो हम लोग जरा ओवरहैंग को भी दूर कर देते हैं, बिकॉज रह गया था, मैंने कहा था पहले सब खत्म करवा दूं, उसके बाद ओवरहैंग आपको समझा दूंगा, क्योंकि ओवरहैंग पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक ओवरहैंग बीम ले लेते हैं बच्चे, इस तरह से, और दोनों साइड में इक्वल ओवरहैंग ले लेते हैं। तो यहां पर इंटेंसिटी सेम कर देते हैं W की हम लोग, W किलो न्यूटन पर मीटर, दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज A, और इस लेंथ को मैं क्या कर लेता हूं, L मान लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो बेटा सबसे पहले तो रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रिएक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कितना हो जाएगा, टोटल लोड रहेगा बेटा A + A 2A और ये L, तो ये रहेगा W × 2A + L/2। इसी तरीके से यहां पर जो रिएक्शन होगी बच्चे वो भी हो जाएगी आपके पास W × 2A + L/2। सही है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका SFD बनाना चाहूं तो SFD कैसा बनेगा, रिएक्शन आते ही SFD अपने आप बन जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट करो, ये कह रहा है नीचे इस तरह से जाना है यहां तक, यहां पर वैल्यू इधर से कितनी आएगी WA, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी WA की निगेटिव। अब ये ऊपर जंप कितना बोलेगा, ऊपर जाना है इस रिएक्शन के बराबर। तो बच्चे अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं तो ये हो जाएगा आपके पास W × A + L/2। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी WL/2, ठीक है, यहां तक।
ये वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास WL/2, ये हो जाएगा आपके पास WA, और फिर ये घट के हो जाएगा 0। तो प्लस माइनस प्लस। क्या ये SFD समझ में आया आपको? यहां पर 0 होगा और इंटेंसिटी डाउनवर्ड है तो आप नीचे जाएंगे, यहां तक टोटल कितना नीचे पहुंच जाओगे, W इंटू A नीचे आ जाओगे। अब ये रिएक्शन तो ऊपर सडन जंप, आपको बोला था जब फोर्स आता है पॉइंट लोड तो सडन जंप होता है, तो कितना जंप होगा इस रिएक्शन के बराबर। अब इस रिएक्शन को अगर मैं अलग अलग करके लिख लूं तो ये हो जाएगा WA प्लस WL/2। भाई आप यहां पर हो और यहां से ऊपर जाना है, तो ये वैल्यू WA है तो ये कितना होगा WL/2, तो WA प्लस WL/2, ये पूरा जंप हो गया। अब ये UDL क्या है, डाउन, तो आप नीचे जाते जाएंगे, यहां तक जाएंगे तो कितना पहुंच जाएंगे, मिड पॉइंट पर ये L/2 आ गया, तो आप WL/2 पर थे, WL/2 यहां पहुंच गए तो 0 हो गया, और WL/2 और नीचे पहुंच गए, WL/2 हो गया। अब यहां पे रिएक्शन ऊपर जाने को बोल रही है तो फिर कितना जाएंगे, W इंटू ब्रैकेट के अंदर A प्लस L/2, तो आप WL/2 पर हो, कितना ऊपर जाओगे WA पर, और फिर घटते घटते दोबारा से फ्री एंड पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्री एंड पर 0 हो जाएगा। शुभेंदु सिंह देख लेंगे, स्प्रिंग वगैरह भी करवा देंगे, हालांकि अगर स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता तो स्प्रिंग मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, अब ये हो गया। अब देखो इसका BMD बनाना है, अगर BMD बनाना है तो BMD इसी डायग्राम से बना दूं क्या? BMD में क्या बताया बेटा, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बराबर एरिया ऑफ SFD। तो देखो यहां पर ये डिस्टेंस A है और ये A/2 है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो निगेटिव होगा, और कितना होगा, इस एरिया के बराबर, तो ये एरिया होगा हमारे पास WA²/2। और कैसा वेरिएशन होगा, पैराबोलिक होगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो बेटा मिड पॉइंट पर यहां शियर फोर्स 0 है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, तो ये वाला एरिया, ये एरिया देखना कितना होगा बच्चे, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस L/2 और हाइट WL/2, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पूरा हो जाएगा WL²/8, तो ये वाला लिख देंगे हम लोग WL²/8। और इसमें से ये वाला एरिया निगेटिव है तो ये माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा WA²/2। सही है बच्चे, ये मिड पॉइंट पे आ गया। अब ये सिमेट्रिकल रहेगा तो इसको आप क्या कर दो, इस तरह से बढ़ा दो, इस तरह से बढ़ाकर इसको आप इस तरह से कर दो, और फिर इधर से ही आ जाएगा निगेटिव और ये पॉजिटिव। और इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूं आपका सही करके, ये वैल्यू हो जाएगी WL²/8 माइनस WA²/2। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, BMD। एक तरीका तो बच्चे BMD बनाने का ही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां से X डिस्टेंस पर एक सेक्शन ले लो। अब इस सेक्शन पर जब हम लोग MX लिखेंगे वो UDL की वजह से कितना होगा, W इंटू A प्लस X का होल स्क्वायर/2, और ये होगा निगेटिव, और प्लस ये जो रिएक्शन है W इंटू A प्लस L/2 और इंटू X। बच्चे मोमेंट की इक्वेशन आ गई। अब आपको मालूम है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होगा, मिड पॉइंट पे, बिकॉज शियर फोर्स 0 है। तो इस इक्वेशन में X = L/2 पुट करना। जैसे यहां X = L/2 पुट करोगे, ये भी A प्लस L/2, ये भी A प्लस L/2, यहां भी W, वहां भी W टाइम्स A प्लस L/2 आ जाएगा कॉमन। आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे सेम एक्सप्रेशन आपका मिल जाएगा, WL²/8 माइनस WA²/2। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सही है। इसकी एक और थर्ड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच क्या है, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। थर्ड अप्रोच क्या है, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट है। शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है,
शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो ये जो W का UDL है, तो 1 मीटर पर W लग रहा है तो A पर कितना लगेगा WA, तो इस लोड को एक तो यहां भेज दो, कितना WA, और इसकी वजह से बच्चे जो मोमेंट आएगा यहां पर वो कितना आएगा WA²/2, और अब इसको हटा दो, खत्म। इसी तरीके से इधर भी क्या होगा बच्चे, ये WA का जो फोर्स है वो यहां आ जाएगा और इसकी वजह से मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज कितना WA²/2, और इस ओवरहैंग को भी कर दो गायब। अब ये दोनों मोमेंट बच्चे क्या है, हॉगिंग मोमेंट है। अब देखो इसको क्या कर लो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो है ही, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, और ये जो है वो कितना आएगा WL²/8 होता है। अब ये दोनों WA²/2 WA²/2 क्या है, हॉगिंग मोमेंट है, तो सुपर इम्पोजिशन करने का तरीका ये होता है कि इसको ऊपर ही बना दो और इसको ऐसे लाइन से दिखा दो, तो ये मोमेंट कितना है WA²/2, और ये पूरा मोमेंट कितना था WL²/8। तो बच्चे अब यहां पर ये जो मोमेंट बचा, वो कितना बचा WL²/8 माइनस का WA²/2, ठीक है, और ये लाइन हटा दो, ये इसका क्या बन गया बीम, राइट। अब जो ओवरहैंग हटाए थे उस ओवरहैंग को दोबारा से यहां जोड़ दो, और इधर भी उस ओवरहैंग को दोबारा से जोड़ दो, और ये आ गया इधर और ये आ गया इधर। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से भी आप सेम प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बस थोड़ी देर और पढ़ के फिर खत्म करते हैं हम भी आज, है ना। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज 12 बजे तक ही होगी क्लास, 12 पौने 12 बजे तक, आज 1 बजे तक नहीं खींचेंगे, ठीक है। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सिंपल सा यार, मिड पॉइंट पर जो लोड है उसके BMD में से आप इधर का जो सब ओवरहैंग की वजह से जो मोमेंट है उसको आप क्या कर देंगे, चलिए क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका रहेगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। कहाँ गया भाई, जल्दी से आ जाओ, टाइम लगा रहा है। आने वाला है। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा, जरा करो आप लोग ही करो इसको। हाँ आज जल्दी छुट्टी। कमल जी, हाँ ऐप पर भी क्लासेस चल रही हैं, ऐप पर SSC JEE का, SSC JEE के विक्रांत कह रहे हैं कल पढ़ते पढ़ते सो गए थे। इतना बोरिंग पढ़ा दिया कल, मतलब कि पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। बच्चे 247 लाइक चल रहे हैं, क्लास खत्म होने तक 300 तो कर दो आज। स्टार्टिंग क्लास में तो 400 का आंकड़ा दूर हो जाता था। देवाशीष बर्मन बेटा ऐसे नहीं समझा रहे, क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे आप। A simply supported beam with equal overhang on both sides is loaded as shown in the figure. If the bending moment at midspan is 0, then the percentage overhang on each side will be. ठीक है, कह रहा है कि अगर
मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट 0 करना है तो कितना परसेंटेज ओवरहैंग होगा। तो इसको करने का एक आसान तरीका है। आसान तरीके का है क्या, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको भी A मान लो, इक्वल है। अब अभी हमने जो मोमेंट पढ़ा है मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट पर मोमेंट हमने पढ़ा था WL²/8 माइनस WA²/2। अब एक्चुअल में यहां पर L टोटल मान रखा है, इसलिए मैंने इसको B मान लिया। बीच में क्या मान लिया बच्चे, B मान लिया। अब इसको मैं 0 कर दूं, तो 0 करने से कंडीशन क्या बनेगी, W से W खत्म, तो B² बराबर आएगा 4A²। B² बराबर क्या रहेगा, 4A। तो B बराबर क्या हो जाएगा यहां से, B बराबर हो जाएगा यहां से 2A। 25%, चलिए देखते हैं। B बराबर हो जाएगा 2A। सुमन चौधरी, सर सोम दिमाग में नहीं घुसे, बेटा बार बार पढ़ो आएगा समझ में। तो बच्चा B बराबर क्या आ गया, 2A। B बराबर 2A, ये कंडीशन आ गई। तो बेटा टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4A। तो L बराबर हो गया 4A, ये A है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये परसेंट ओवर A कितना हो गया, A/4A इंटू 100। तो आंसर इज 25%। आंसर इज 25%। क्या सवाल समझ में आया। रानी खुशबा, क्योंकि बाहर जाना अलाउड नहीं है। अब बाहर जाने की जरूरत क्या है, अब तो मोबाइल में कोचिंग चल रही है, घर बैठे पढ़ो, अपने कमरे से भी मत निकलो। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ओवरहैंग का क्वेश्चन था, बाकी और ओवरहैंग के क्वेश्चंस होंगे तो देखेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपका बच्चे समाप्त हो जाता है SFD एंड BMD मेरी साइड से। बाकी रिवीजन वगैरह में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के और सेशन में कुछ और होगा तो बता देंगे। हालांकि मेरे ख्याल से जितना क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, चाहे वो डिफरेंशियल साइड की हो चाहे हो वो 25% ईच साइड। तो इसको करते हैं खत्म और अब नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कमाल शंकर जी, ऐप पर यूपीपीएससी नहीं, यूपीपीएससी यहीं पर चल रहा है, जो है यही है, और ये आपका फ्री है। ठीक है, यूपीपीएससी एई का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल एसएससी जेई का जो है वो चल रहा है वहां पर। ठीक है, पेड में। ईएस के प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, आपके मैक्सिमम ईएस के प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आईईएस के। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, आपस में झगड़ो मत, ठीक है। चलो यहाँ पर आओ वापिस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसने भी बच्चे, बिकॉज जो इंडिटरमिनेट एनालिसिस होती है या जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, वहां पर ये सब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही काम आता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो देखो यार, जैसे हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं हम लोग। ये कैंटिलीवर बीम है और यहां पर ये लोड कुछ P हमने लोड लगा दिया, है ना। जैसे आपके पास वो स्टील का लोहे वाला स्केल होता है आपके पास घर पर, उसको पकड़ लो इस तरह से स्केल को और ऐसे लोड लगाओ, तो आप क्या देखेंगे, ये इस तरह से ऐसे बेंड हो जाएगा। जब ये इस तरह से बेंड हुआ तो यहां पर ये जो है जितना नीचे चला गया, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। इसको तो हम बोलते हैं बच्चे क्या, डिफ्लेक्शन। और स्लोप क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल से, अब देखो यहां पर टेंजेंट बनाएंगे, ये क्या है, टेंजेंट, स्पर्श रेखा जिसे आप बोलते थे कभी, टेंजेंट। तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है थीटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। अब ये पढ़ते क्या है, तो दो वजह। पहला तो ये कि जब आप आरसीसी और स्टील में जब आप बीम डिजाइन करते हो
तो आपको ध्यान होगा कि हमें वहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो दिया होता था, L/250, L/350, L/325, इस तरह से। ठीक है, तो एक तो वहां पर ये काम आएगा। जब आपको मालूम ही नहीं होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, जब आपको मालूम ही नहीं होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि लिमिटेड से ज्यादा तो नहीं जा रहा है। सही है, तो एक तो बच्चे ये। दूसरा क्या इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन इनडिटरमिनेट एनालिसिस में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंटिलीवर बीम थी, अगर हमारे यहां पर हमारे पास एक प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम हो, प्रोब्ड कैंटिलीवर मतलब यहां पर एक सपोर्ट लगा दिया हमने और यहां इस तरीके से क्या आ गया आपके पास, ये यूडीएल आ गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर रिएक्शन बताओ, अगर ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो रिएक्शन बताओ। अब प्रॉब्लम ये है यहां पर कि आपका 4 अननोन है, 3 यहां पर और 1 वहां पर, और इक्वेशन होती है 3, तो आप यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये रिएक्शन निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगी, जिसे हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, अक्षत कह रहे हैं कि सर हम लोग स्ट्रक्चर अलग से क्यों पढ़ते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन यार, यही है स्ट्रक्चर एनालिसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वहां पर हम लोग इनडिटरमिनेट एनालिसिस करते हैं और सोम में हम पूरा डिटरमिनेट एनालिसिस। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है कि जब मैं इस सपोर्ट को हटा दूंगा, तो इस यूडीएल की वजह से इसका डिफ्लेक्शन होता डाउनवर्ड, और प्लस यहां पर ये जो रिएक्शन आएगी आर बी, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा अपवर्ड। लेकिन ये पॉइंट तो अपनी जगह पर, ये तो कहीं गया ही नहीं। इसका मतलब जितना यहां से इसने नीचे फेंका इतना ही इसने ऊपर। तो यहां इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा का WL⁴/8EI, और वहां का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PL³/3EI, PL³/3EI। ठीक है बच्चे, अब यहां से देखना हम लोग क्या करेंगे, इस EI से ये EI खत्म हो गया, इस L³ से ये पावर 4 खत्म हो गई, इस 3 को क्या कर दो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो आपके पास रिएक्शन आ गई 3WL/8। अब एक बार जब ये रिएक्शन आ गई 3WL/8, तब इसको हटाओ और यहां पर ये रिएक्शन लगा दो 3WL/8। अब बच्चे यहां की रिएक्शन कितनी होगी, तो टोटल लोड लग रहा है WL, उसमें से 3WL/8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5WL/8। यहां पर मोमेंट निकालना है तो आप मोमेंट निकाल दोगे 3WL/8 इंटू L, या जो W की वजह से आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज, तो WL²/2 माइनस 3WL²/8। अब आप इसका SFD भी बना सकते हो, BMD बना सकते हो, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बट बेसिक कहां से आपने स्टार्ट किया, आपने यहां पर डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, नहीं सर स्टेन एनर्जी मेथड से सॉल्व करिए। बेटा सारे मेथड बताएंगे तो तुम लोग ना ज्यादा होशियार होने लगे हुए हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जस्ट इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए कौन कौन से मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान रखना, हम मेथड्स को केवल समझेंगे, हर मेथड को उसका एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हर मेथड पर छोटी मोटी चीजें पूछ लेता है। जैसे ये जो रिलेशन बताया था आपको मैंने कि m = 1/EI, या नहीं m/EI = d2y/dx²। अभी जो हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ते हैं वहां पर ये लोग हम लोग सीखते हैं, या कॉन्जुगेट बीम थ्योरम है एक्सेट्रा, तो वहां से कुछ कुछ पूछ लेता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने के लिए अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूले तो बेटा याद करने ही पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली फॉर्मूले ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। बट फॉर्मूले याद करने के साथ साथ सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट मेथड्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को भी
उनके कॉन्सेप्ट्स को भी हमें समझना है, ठीक है। चलिए, तो मैं सारे के सारे मेथड्स के नाम एक बार बता देता हूं, तो आपको मालूम रहेगी क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक मेथड होता है जिससे बाकी सारे मेथड बने हैं वो है आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन के बाद में इसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड होता है, ठीक है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पढ़ना होता है वो होता है एरिया मोमेंट थ्योरम या मोमेंट एरिया थ्योरम। एरिया मोमेंट थ्योरम। एरिया मोमेंट थ्योरम का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बीम थ्योरम। कॉन्जुगेट बीम मेथड कह लो या थ्योरम कह लो, एक ही बात है। इसके अलावा एक मेथड होता है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये जो बच्चे स्ट्रेन एनर्जी मेथड है इसी का दूसरा नाम होता है कास्टिग्लियानोस थ्योरम। कास्टिग्लियानोस थ्योरम। और इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वो होता है यूनिट लोड मेथड। क्या होता है? यूनिट लोड मेथड, ठीक है। कुछ जगह पर हम लोग कभी कभी एक थ्योरम भी यूज करते हैं, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। अच्छा, यूनिट लोड मेथड को ही कभी कभी वर्चुअल वर्क थ्योरम भी कहते हैं। यूनिट लोड को ही क्या कहते हैं कभी कभी? वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये सारे मेथड्स पढ़ लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, क्योंकि एक बार फॉर्मूले आ जाएं स्टैंडर्ड तो सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्या मैंने बता दिया आपको? सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड, देन मैकॉले, देन एरिया मोमेंट, कॉन्जुगेट, स्ट्रेन एनर्जी, कास्टिग्लियानो, यूनिट लोड, मैक्सवेल रेसिप्रोकल, सुपरपोजिशन। अभी कोई रह गया हो तो बता दो। हाँ भाई देवाशीष वर्मन, कोई रह गया क्या? तो ये सारे बच्चे हम लोग करेंगे, सारे एक एक मेथड को समझेंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली फॉर्मूले ही काम आएंगे। अब क्योंकि मेरी क्लास कल परसों नहीं होगी, मतलब संडे तक मेरी क्लासेस नहीं है, क्योंकि संडे को गेट का एग्जाम है और 8th को जो है दिल्ली में इलेक्शंस है तो शायद ऑफिस बंद रहेगा। अब हमारा जो मेरी जो क्लास होगी वो मंडे ट्यूसडे होगी, इसलिए मैं इस टॉपिक में अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब अब अगली क्लास में होगा तो फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे और तभी इसके हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं स्मारिका जी, अब ऊपर ऊपर से नहीं जाएगा, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार में समझ में ना आए तो लेक्चर को आप दोबारा भी देख सकते हैं। जितनी बार देखेंगे पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं इसको। कल से केतन सर की क्लासेस होंगी, नहीं मेरी क्लास मंडे को होगी सोम की। कल से केतन सर आपके साथ जुड़ जाएंगे दोबारा से। आपका अगर इरिगेशन बचा होगा तो इरिगेशन लेकर, नहीं तो कोई नया सब्जेक्ट वो स्टार्ट करेंगे जो भी है। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से बेटा ये नहीं निकालते डिफले, वो मैट्रिक्स मेथड अलग चीज होगी, ठीक है। हाँ यूपीपीएससी यही में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आदित्य जी आज बस यहीं तक पढ़ाना है, एक्चुअली मुझे भी जाना है, आज वापस जाना है दिल्ली से, ठीक है। होम टाउन तो बहुत लेट हो जाएगा निकलने में। मैं सोच तो रहा था 1 बजे तक पढ़ा दूं और दिन की तरह, बट फिर मुझे 1 बजे मैं निकलूंगा तो 2-3 बजे मुझे ट्रेन या बस कुछ मिलेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मंडे ट्यूसडे फिर लंबी क्लासेस खींचेंगे हम लोग, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो 1-1, 2-2 क्लासेस के हैं। अब जैसे देखो एसएफडी बीएमडी भी खत्म होने को तो कल ही हो गया था, आज पूरी क्लास उसके क्वेश्चंस करने में लगे। तो ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज असली कॉन्सेप्ट जो आपके डेवलप होंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होंगे। विक्रांत बोल रहे सर एमटेक चल रहा है, स्ट्रक्चर से गलती क्यों कर दी भाई? जीरो बीम मेथड कहाँ यूज होता है भाई? पता नहीं है, तो मैंने भी नहीं पढ़ा यार जीरो बीम मेथड क्या है, ठीक है। चलें फिर रोकें आज इसके लिए इतना ही। अच्छा यार अब आपको आपकी जिम्मेदारी हमारी ओर से कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसको आप
लाइक और शेयर तो आपने करना ही है। दूसरा, क्योंकि ये नया चैनल बना है एग्जामपुर से हटकर हमने, तो इस पर सब्सक्राइबर्स अभी कम है, तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू ऑल फॉर योर गुड विशेस। होम टाउन मुरादाबाद में है, ठीक है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लेक्चर को लाइक कर देना। 263 रह गए, मैं सोचा 300 तक पहुंच जाएंगे जाते जाते, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग गेट के एग्जाम में बिजी हो, इस समय थोड़ा कम आ पा रहा है स्टूडेंट, बट कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो गेट के एग्जाम के बाद मिलेंगे, तो आप लोग भी अच्छी एनर्जी के साथ होगी और हम भी, ठीक है। चलो बच्चों, सभी को गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को, और कल केतन सर आपके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। बस एक या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। एक क्लास थ्योरी, एक क्लास क्वेश्चन, बस 2 क्लासेस के टॉपिक में आपके सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी वगैरह सब बताएंगे, अभी टाइम है फिलहाल, तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है बच्चों। गुड नाइट, थैंक यू वंस अगेन।